चलिए साहब, हम लोग सारी बेसिक बातें कर चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में ये जान चुके हैं कि न्यूक्लियस डायरेक्टर होता है सेल का, कंट्रोलर होता है सेल का। एक छोटा सा पॉइंट बच गया था सेल मेम्ब्रेन में, वो पहले जल्दी से बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमने आपको दो टाइप का प्रोटीन बताया था, एक बताया था कैरियर प्रोटीन और एक बताया था टनल प्रोटीन, टनल या चैनल प्रोटीन, टनल या चैनल प्रोटीन, है ना। तो इसमें आपको नोट्स में लिखा होगा, नोट्स निकालिए, नोट्स निकालिए सब लोग अपना अपना। मैं बता रहा हूं कहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, बस एक लड़का डाउट पूछा था। नोट्स निकालिए सेल मेम्ब्रेन वाला, और मैं बताता हूं कहाँ पे होगा ये लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूं। जहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा है ना, जहां पे एक्सोप्लाज्म वाला वो दे रखा है, एक्सोप्लाज्म वाला और ये वाला, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को दो कैटेगरी में जो डिवाइड किया है, एक कैरियर प्रोटीन लिखा होगा यहाँ पे देखिए, और नीचे टनल चैनल प्रोटीन लिखा होगा, लिखा है, सब लोग को मिल गया। अब एक चीज आप लोगों ने गौर नहीं किया, यहाँ पे लिखा है सबल चेंज इन शेप, और यहाँ लिखा है नो चेंज इन शेप, लिखा है। मैंने आपको समझाया था, ये पॉइंट नहीं समझाया था मैंने आपको। सबल का मतलब होता है माइनर, सबल का मतलब होता है माइनर, मतलब छोटा और बहुत कम। मैंने आपको समझाया था जो कैरियर प्रोटीन होता है उसमें कोई छेद नहीं होता, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेज आते हैं। ये कैरियर प्रोटीन किस तरीके से कैरी करते हैं, कन्फर्मेशन चेंजेस लाके, जबकि इसमें क्या होता है, इस टाइप का टनल होता है, छेद होता है बीचों बीच, तो उससे मॉलिक्यूल आराम से चला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के समय इस टनल या चैनल प्रोटीन में, ट्रांसपोर्ट के समय इसमें कोई चेंज नहीं आता शेप में, लेकिन इसमें माइनर चेंजेज आते हैं। जैसे ग्लूटाफोर ही था, ग्लूटाफोर ही था, इसमें कोई टनल चैनल वगैरह नहीं है इस ग्लूटाफोर में, ये कैरियर प्रोटीन था, याद कीजिए, ग्लूटाफोर। अब इसके थ्रू जब जाता है सब्सटेंस, तो इसमें इधर से बाइंड करता है, फिर इसको कन्फिग्यूर करके इधर लाया जाता है, हालांकि एक्टिव नहीं है, फैसिलिटेटेड होता है। तो इस दौरान ट्रांसपोर्ट के समय इसके कन्फर्मेशन, इसके मतलब शेप में, कन्फर्मेशन मतलब अपीयरेंस में थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत थोड़ा सा, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये पॉइंट आपको कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, इसलिए मैंने समझा दिया कि कैरियर पॉइंट में ट्रांसपोर्ट के समय थोड़ा सा चेंज आता है, टनल प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आता है ट्रांसपोर्ट के समय। सबको क्लियर है, हाथ खड़ा कीजिए, बताइए तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में जिनको ऐड करना है ये बात ऐड कर लीजिएगा, बाकी तो लोगों ने पकड़ा ही नहीं, जल्दी से जल्दी से। चलिए सर सेल मेम्ब्रेन में उसके साइज के बारे में कुछ लिखा हुआ था, 20 एंगस्ट्रॉम एंड 34 एंगस्ट्रॉम, ऐसा ही कुछ किसके साइज के बारे में, एनसीईआरटी में किसके सेल साइज, मेम्ब्रेन की साइज के, सेल यानी कि मेम्ब्रेन उसका। के साइज के बारे में एनसीईआरटी में देख ले रहा हूं मैं, कहाँ लिखा है ऐसा कुछ सेल मेम्ब्रेन में भाई। सर 20 एंगस्ट्रॉम एंड टोटल 75 एंगस्ट्रॉम होता पेज है नंबर वो बोलो, सर। पेज नंबर, पेज नंबर। एक मिनट से। न्यूक्लियस में भले हो सकता है लिखा हो साइज उसका पोर का, पेज सेल नंबर बोलो। मेम्ब्रेन में भी था सर, सेल मेम्ब्रेन में कहाँ लिखा बाइलिपिड है, लेयर। कहाँ भाई, हमको तो नहीं दिख रहा, पेज नंबर बोलो ना। कहाँ है यार, मॉड्यूल में होगा, तुम लोग मॉड्यूल में पढ़ के यहाँ बता रहे हो एनसीईआरटी में। ये सर मॉड्यूल में है सर, उसमें दिया हुआ है। अरे मतलब एनसीईआरटी में बोल रहा है ना लड़का, नो सर मॉड्यूल में ही होगा, सॉरी। फिर मॉड्यूल का हर एनसीईआरटी पॉइंट में। जान लेना जरूरी नहीं है, रहने दो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। एनसीईआरटी में होता तो हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। चलो अब हम आते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे सीधा सीधी।
मैंने आपको समझा रखा है न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है, वो भी मैंने समझा रखा है। 3 मेन फंक्शन है। हेरिडेटरी कंट्रोल इनका फंक्शन है, मतलब कि एक कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में जाने का जो कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के पास है। मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इसी के हाथ में है, इसी के कंट्रोल में है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी का भी इसी के कंट्रोल में है। रही बात, इसलिए इसको डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको समझाया था। अब आप हेडिंग चलाओगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, फिर लिखोगे कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में 2 थिंग्स होता है, मेड अप ऑफ, फिर इसमें 2 एरो लगाओगे। एक तो होता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। फिर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हो, मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोथिका। न्यूक्लियोथिका, थिका का मतलब क्या होता है, कवरिंग होता है। न्यूक्लियो थिका, थिका का मतलब क्या होता है, कवरिंग होता है। आप सी लिख सकते हो नीचे में। थिका का मतलब क्या होता है, कवरिंग, COVERING, कवरिंग। या फिर इसको और भी एक नाम से जानते हैं, क्या, कैरियोथिका। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, थिका मतलब कवरिंग होता है, कैरियोथिका। तो ये सब, कैरियो का मतलब क्या था, न्यूक्लियस। मैंने आपको बोला था कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर मैंने आपको समझाया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में बाकी तो फ्लूइड तो है ही, तब तो इसको प्लाज्म बोला है। बाकी इसमें मेनली 2 चीजें होती है, कंटेंस। इसमें 2 चीजें होती है, कंटेंस। एक तो क्या, क्रोमेटीन, जो हम पढ़ेंगे कल, आज भी देखेंगे इसका थोड़ा बहुत पार्ट। और एक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये है ओवरव्यू न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का। अब हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो आप ऐसे ही हेडिंग डालोगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, फिर ऐसे ही लिखोगे मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं क्या, अब आपको हम दिखा रहे हैं, अच्छा इसमें एक चीज अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस क्रोमेटीन के बारे में क्या लिखेगा, जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। देखेंगे हम आगे, जेनेटिक मटेरियल है। और इसके बारे में आप क्या लिखेगा, न्यूक्लियोलस के बारे में आप क्या लिखेगा, फॉर्म्स राइबोसोम, फॉर्म्स राइबोसोमल, राइबोसोमल सब यूनिट्स। ये राइबोसोम के सब यूनिट्स को बनाते हैं। सब देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियोलस अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्रोमेटीन को भी देखेंगे अच्छे से आगे, आज भी देखेंगे कुछ पार्ट तो क्रोमेटीन का। चलिए अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इतना बात आप लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और आप इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब मैं यहाँ पे क्या, सेल मेम्ब्रेन को नहीं दिखाऊंगा। मान लीजिए सेल था, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको दिखाऊंगा तो फिर मेरा डायग्राम बहुत गंदा होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए अब हम डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई बातें हमने आपको सिखानी है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियर, पहले मैं हेडिंग डाल ले रहा हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, यही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आइए, एवरीथिंग हम डायग्राम से आपको दिखा देंगे। फिर बाकी थ्योरी अलग से नोट्स में मिला लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा, थ्योरी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। वही चेप लीजिएगा, थ्योरी सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये देखिए क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस वन। ये क्या है, ये बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको आप कह सकते हो। ये बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसका मतलब 2 गो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या, यस। मैंने आपको समझाया था, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। न्यूक्लियस का पहला पॉइंट ही मैंने आपको ही समझाया था, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई। चलिए दूसरी मेम्ब्रेन देखिए, ये दिस वन, ये भी क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। चलिए भाई, तो क्या ये बाहर वाली और अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही नाम से जानी जाती है, जवाब है नहीं। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात कि सर इसके बीच में जो ये स्पेस है, जहां पे कि सर ये फ्लूइड दिख रहा है, ये दिस वन, सर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को किस नाम से जानते हैं, ये भी बता दीजिए। तो मैं ये भी अभी बता दूंगा आपको। ये देखिए, अब मैं तीनों का नाम लिखता हूँ। देखिए, अगर बाहर की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो क्या ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाएगी, यस, नो प्रॉब्लम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो प्रॉब्लम। क्या इसी को आप एक्सो मतलब बाहर से, एक्सो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस थिका, क्या इसी को आप एक्सो कैरियोथिका भी बोलोगे, यस, या एक्सो न्यूक्लियोथिका भी बोलोगे, यस।
मैंने कहा ना न्यूक्लियोथिका भी कहते हैं, ये रहा न्यूक्लियोथिका। तो एक्सोन्यूक्लियोथिका मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन है भाई, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो क्या इसी को आप इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहोगे? यस। तो क्या इसी को आप एंडो न्यूक्लियोथिका भी बोलोगे? यस, न्यूक्लियस के अंदर की मेम्ब्रेन। तो ये तो समझ में आ गया कि सर एक्सोन्यूक्लियोथिका और एंडोन्यूक्लियोथिका ये क्या है? न्यूक्लियस की दो कवरिंग है। इसके बीच में जो स्पेस है, क्या इसको आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह सकते हो? पेरी मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह सकते हो। पता है बच्चों इसका साइज कितना होता है? 10 से 50 माइक्रोमीटर। 10 से 50 नहीं, सॉरी 10 से 15। एनसीईआरटी में इसका डाटा भी दे रखा होगा, देख लेना, एक बार पूछ लिया गया है। ये बहुत छोटा स्पेस होता है, बस इतना जानो ना कि बहुत छोटा स्पेस होता है। और इसका साइज अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत छोटा होता है इसका साइज, अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं 10 से 50 नैनोमीटर। ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब काफी 10⁻⁹ में, यानी कि काफी छोटा होता है। मैंने बड़ा दिखा रखा है क्योंकि आपको डायग्राम क्लियर दिखे। ठीक है, रही बात कि ये क्या हो गई आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई पेरी न्यूक्लियर स्पेस। 10 से 50 नैनोमीटर के बीच का स्पेस होता है। ठीक है, रही बात, पता है बच्चों इन तीनों को मिलाकर, किनको? ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बीच में क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनको एक साथ कुछ बोलते हैं, इनको एक साथ कुछ बोलते हैं। और पता क्या बोलते हैं? इनको एक साथ कहते हैं हम लोग, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इधर करके लिख रहा हूं, इनको एक साथ हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इसको हम लोग एक साथ कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। मेरे पास जगह नहीं, आप इधर ही लिखना, न्यूक्लियर एनवेलप। पता है बच्चों ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, ये न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बारे में हम कह सकते हैं क्या ये साइटोप्लाज्म, इधर साइटोप्लाज्म होगा ना, ये पूरा सेल था, हेलो ये पूरा सेल था, इधर क्या साइटोप्लाज्म है, क्या ये साइटोप्लाज्म और ये क्या अंदर में ये दिस वन, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या न्यूक्लियोप्लाज्म है? तो क्या ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर का काम कर रहा है? बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? एक्ट एज बैरियर, एक्ट एज बैरियर बिटवीन, क्या जल्दी बोलो, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये क्या होती है? बैरियर होती है। ये सवाल कई बार आया हुआ है कि which act as barrier between the cytoplasm and न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर जो क्वेश्चन आता है कि ये न्यूक्लियर एनवेलप किन चीजों का बना होता है? क्या सिर्फ एक्सोन्यूक्लियोथिका का बना होता है? नहीं रे। तो क्या सिर्फ एंडोन्यूक्लियोथिका का बना होता है? नहीं रे। तो क्या सिर्फ पेरीन्यूक्लियर स्पेस का बना होता है? नहीं रे। तो ये बना किसका होता है? ये तीनों को मिलाकर बनता है न्यूक्लियर एनवेलप। अरे बोलो क्लियर? बाउंड्री क्लियर है? रही बात कि सर ये एक्सोन्यूक्लियोथिका और एंडोन्यूक्लियोथिका होती कैसी है, मैं एक लाइन में लिख देता हूं और यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे यार याद करो, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में आप सबको इंक्लूड करते थे रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो आपको एक ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, ये लो। फिर यहाँ पे भी इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, इस प्रकार का। तो ये एक लेयर पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन, जिसमें एक लिपिड लेयर ये, एक लिपिड लेयर ये, बायोलिपिड लेयर, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन की तरह ये और एक सेल मेम्ब्रेन की तरह ये, तब जाके इसको बोल रहे हैं बायोलिपिड लेयर। यानी कि इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा। मैं बता देता हूँ, इंसर्ट 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 इंसर्ट, इस प्रकार का लो, इस प्रकार का कंटिन्यूटी होगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। बीच में कुछ स्पेस होगा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फिर क्योंकि इसमें भी पानी होगा इसलिए हेड इधर होना जरूरी है, फिर इधर से भी हेड इस प्रकार से, और ये फिर इधर भी क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। तो जस्ट लाइक किसकी तरह? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। तो स्ट्रक्चर में कुछ रखा नहीं है, आप पढ़े हो
तो आपको कुछ समझाने की यहाँ जरूरत है नहीं, बस यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्क्रीनशॉट ले लेना ध्यान से लास्ट में एक बार फिर से, ठीक है। रही बात कि सर अगर न्यूक्लियर एनवेलप पूरी के पूरी घेर ही दी, किसको सर, न्यूक्लियर एनवेलप पूरा का पूरा घेर दिया, बाहर जो भी मटेरियल उसको नहीं अंदर आने देगा, अंदर जो भी मटेरियल उसको नहीं जाने देगा, ये क्या है सर, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अच्छा सर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, तो अभी आपको मैं दिखा दूंगा। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, वो धागा, याद करो वो धागा जिसको मैं क्रोमेटिन बोल रहा हूँ, ये धागा है क्रोमेटिन। ये क्या है भाई, ये क्रोमेटिन है। ये क्या है, क्रोमेटिन है। और इसमें एक चीज है जिसका नाम है, देखो ये कहीं पे ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, अभी मैं सिंपली इसको क्या नाम दे रहा हूँ, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या भैया, ये है न्यूक्लियोलस। होता क्या, आगे देखेंगे इसको, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। चलो भैया, तो ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यदि कोई मटेरियल इस न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आना चाहता है, बाहर क्या है भाई, साइटोप्लाज्म है, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यदि कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म आना चाहता है और ये मटेरियल इस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जाना चाहता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं जाने देगी रे, तो जाएगी कैसे, पता है, कहीं कहीं पर ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर लेती है। कहीं कहीं पर ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर लेती है, कुछ ऐसे और जहां पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर लेगी, ये देखिए एक दूसरे को टच कर लेगी, बताओ वहां पोर बन गया कि नहीं बन गया। और बच्चों ऐसा एक नहीं कई सारे पोर मिलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ऐसा एक नहीं कई सारे पोर मिलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ऐसा एक नहीं कई सारे पोर मिलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और यही पोर जिम्मेदार होते हैं मटेरियल का एक्सचेंज कराने के लिए, किसके बीच में, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में यदि कोई मटेरियल का एक्सचेंज होना है तो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा, जहां पर एंडोन्यूक्लियोथिका और एक्सोन्यूक्लियोथिका आपस में एक दूसरे को फुल्ली टच कर ली है, आपस में एक दूसरे को टच कर ली है, उस जगह पर एक पोर छूट जाता है, उसी पोर को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल का होता है एक्सचेंज। और इस पोर का क्या नाम है, तो इस पोर का नाम है न्यूक्लियर पोर। इस पोर का नाम है न्यूक्लियर पोर। इस पोर का नाम है न्यूक्लियर पोर। यदि आपके घर से कोई सामान बाहर निकालना है और आपके घर में कोई सामान बाहर से अंदर डालना है तो दरवाजा तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दरवाजा उसमें गेट भी होती है। वो जो है वो गेट है जिसको आप सटाते लगाते, बाकी एक स्पेस छोड़ दिया। पूरा दीवार से बाउंड्री घेर देते तो ना कोई सामान आपके घर से बाहर निकलता, ना ही कोई सामान आपके घर के अंदर आती। लेकिन अब जब मन तब कोई भी चीज तो आपके घर से बाहर नहीं निकल जाएगी, कोई भी ये चीज तो अंदर नहीं आ जाएगी। जो भी आएगी सोच समझ के आएगी। इसके लिए आपने घर पे लगा दिया गेट, उसके लिए आपने घर के सामने उस छेद के सामने गेट लगा दिया और उसको एक स्पेसिफिक टाइप का शेप दे दिया। ठीक उसी प्रकार से ये न्यूक्लियर पोर ऐसे नहीं पाई जाती जैसे आपको दिख रही, ये न्यूक्लियर पोर ऐसे नहीं पाई जाती जैसे आपको दिख रही है। ये न्यूक्लियर पोर हाईली स्पेसिफिक शेप में पाई जाती है। और वो शेप जो होता है बच्चों, वो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल शेप का। क्या कोई बच्चा कह सकता है कि ये शेप मैं बनाने जा रहा हूं, क्या यह ऑक्टाहेड्रल शेप है? यस और नो, मुझे यस और नो में जवाब चाहिए। क्या यह ऑक्टाहेड्रल शेप है? यस और नो, क्या यही ऑक्टाहेड्रल शेप है? इसी शेप में वो न्यूक्लियर पोर पाई जाती है। बच्चे आप ऐसा ना सोचे कि ये पोर इस प्रकार से है, ये 2D डायग्राम है। आप 3D डायग्राम में जब देखेंगे, इस साइड से इस साइड से अगर आप देखना चाहेंगे तो वो पोर आपको इस शेप का मिलेगा, न्यूक्लियर पोर। तो इस न्यूक्लियर पोर के बारे में आप क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर पोर
का शेप जो होता है वो शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। और बच्चों में बता दूं, ये ऑक्टाहेड्रल शेप जो आपको इस प्रकार से दिखेगा, यदि मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस प्रकार से, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसको क्या करूं, ये देखिए, रुक जाओ यार, एक जगह मैं शेप बना दे रहा हूं, बाकी आप बना लेना, ठीक है। ये देखो, नीचे से क्या करना है, इस प्रकार से। अरे यार, हाँ, ये देखो, ये 3D में समझने की कोशिश करना, 3D में समझने की कोशिश करना, 3D में समझने की कोशिश करना। ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, इधर से कुछ घुसा और इधर से निकल गया। ये जो है ना, ये दिस वन इज न्यूक्लियर पोर, ये पूरा का पूरा 3D में इसको विजुअलाइज करो। और पता है बच्चों, पता है यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होता है, कहाँ पे, ये प्रोटीन पूरा का पूरा कवर्ड कर लेता है दोनों तरफ से, जो छेद है ना, इस छेद को, जहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना, इस छेद को एक प्रोटीन कवर कर लेता है। और ये प्रोटीन का नाम पता है क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन। क्या नाम है? तो आप लिखेंगे न्यूक्लियर पोर इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन that is न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। यह न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से ऐसे कैसे कवर्ड होती है, पता है? सारे न्यूक्लियर पोर इसी तरीके से होते हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सारा न्यूक्लियर पोर बनाऊं, इस प्रकार से एक और बना देता हूं। लो, ये न्यूक्लियर पोर है, ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाना है, इस टाइप का शेप दिखाना है ना जी, तो ये लो, ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस टाइप से इसको इसमें मिला दिया, तो ये इधर एक साइड का पोर हो गया। अब इधर ऐसे इधर भी मिलाऊंगा मैं, ये देखो, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट बन नहीं पा रहा, आप नोट्स में परफेक्ट बना लेना। जैसे ये देखो, ये है ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना, तो एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर खींचो, ठीक है, इसको इसमें मिला दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे, ऐसे, इस टाइप का शेप इधर, और ऐसे ही इधर भी होगा, ऐसे ही इधर भी होगा। इस टाइप का शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का। सब में सारे के सारे पोर इसी प्रकार के होंगे, आप सारे में बना लेना अगर टाइम होगा तो। और सब में न्यूक्लियर पोर को कौन घेरी हुई होगी, उसी शेप में एक प्रोटीन अरेंज हो जाती है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। जल्दी बोलो, प्रोटीन कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, जो किसको कवर कर रही है? इस न्यूक्लियर पोर को। और ये प्रोटीन हाईली स्पेसिफिक होती है, चुन चुन के मटेरियल को आने और जाने देगी। ये होता है न्यूक्लियर पोर। ऐसे एक न्यूक्लियस में कई सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं, कई सारे। और वो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म आने जाने के लिए अलाउ करता है। तो क्या मैं इस न्यूक्लियर पोर वाले पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकता हूं, अलाउ या रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यदि कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से अंदर आना चाहता है तो भी आ सकता है, यदि कोई मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। उसका एकमात्र तरीका है न्यूक्लियर पोर। बाकी हर जगह क्या लगा है? न्यूक्लियर एनवेलप, जो बैरियर है।
उससे नहीं आ जा सकता है। ये प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कवर्ड कर लेता है, एनक्लोज्ड कर देता है इस न्यूक्लियर पोर को, इसीलिए न्यूक्लियर पोर हाईली स्पेसिफिक नेचर की होती है, हर मटेरियल उससे आ जा नहीं सकता है। बोलो इतना क्लियर है? देखो एक बात समझो, मैं अगर चाहता तो मैं पीपीटी रिप्रेजेंट करके डायग्राम दिखा सकता था, मैं पीपीटी रिप्रेजेंट करके डायग्राम दिखा सकता था, उसमें तो आपको कलर दिखेगा नहीं। मैं ये भी चाहता था ये डायग्राम पहले से बना के ला सकता था, नहीं। मैं आपके सामने क्यों बना रहा हूँ? हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप सीखो ना डायग्राम कैसे बनाना है, आप एक एक पार्ट को सीखोगे तब ना मजा आएगा। तो आप देख लिए, सबसे पहले मैंने तो सर्कल किया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बनाया, फिर बीच में एक स्पेस छोड़ा तो उसको बोला वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, बोला उसका साइज भी याद रख लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में आई थिंक मेंशन किया हुआ है 10 से 50 नैनोमीटर। और इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? नैनोमीटर है, वो मीटर नहीं है, नैनोमीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर भी नहीं, वो नैनोमीटर है, ठीक है। तो उस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, जो बैरियर है किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल्स के बीच में। फिर हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ये पूरा न्यूक्लियर एनवेलप यदि बैरियर है तो मटेरियल का आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा। तो कैसे? जहां जहां आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे को टच कर ली, वहां पे एक छेद बच गया, और वो छेद का स्पेसिफिक शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, और उस ऑक्टाहेड्रल शेप को पोर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, जो इनक्लोज्ड होती है एक न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से, उसी के थ्रू मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म आ जा सकता है। बोलो समझ में आया? सब लोग बोलो इतना समझ में आया? यस सर। हाथ खड़ा करिए। चलिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं, चलो एक एक करके बताएगा। अतीक बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ चलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। देखो जितना मैं तुम लोग से पूछूंगा उतना मैं खुद ही बता दूंगा। याद करो, मैंने कुछ कुछ प्रोसेस बताया था आपको, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस बताया था, याद करो। डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। यस और नो? मैं कह रहा था कि इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद आ गया? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, टी मतलब ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। फिर मैंने आपको कहा था कि ये प्रोसेस कहाँ चलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में चलेगा, याद करो। ये प्रोसेस कहाँ चलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में चलेगा, याद करो। फिर मैंने कहा था ये प्रोसेस कहाँ चलेगा? तो साइटोप्लाज्म में चलेगा, याद करो। अरे बच्चा एक बात बताओ, यदि डीएनए से डीएनए बनाना है, सोचना, दिमाग लगाना, एकदम मन मस्तिष्क खोल के बैठो। यदि डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए क्या है? ये है डीएनए, और क्या है उसमें? ये क्या है? यहाँ पर शुगर है, फॉस्फेट है, और क्या है? इधर नाइट्रोजन बेस है, यानी कि सब कुछ चाहिए, कुल मिलाकर न्यूक्लियोटाइड चाहिए। यस और नो? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और पता है बच्चों, ये डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसमें कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको आप बोलोगे डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम। रेप्लिकेज मतलब एंजाइम, रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में। तो डीएनए रेप्लिकेशन जहां होता है वहां एंजाइम चाहिए, डीएनए रेप्लिकेज। जैसे यहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी कुछ एंजाइम चाहिए, तो ट्रांसक्रिप्शन वाले यहाँ एंजाइम होंगे जिसका नाम आप रख सकते हो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ऐसे ही ट्रांसलेशन में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसको डायरेक्टली बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये सब लिखना नहीं, आप समझो। अब एक बात बताओ यार, जो प्रोसेस जहां हो रहा है वहीं पे तो वो एंजाइम होना चाहिए ना यार। जो प्रोसेस जहां हो रहा है वहीं पे ना वो एंजाइम चाहिए। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो बताओ डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम कहां चाहिए? न्यूक्लियोप्लाज्म में चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहां चाहिए? न्यूक्लियोप्लाज्म में चाहिए। ट्रांसलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसलेशन वाला एंजाइम कहां चाहिए? साइटोप्लाज्म में चाहिए। अरे बच्चा एक बात बता देता हूं मैं आपको, आज आप कान में एक बात ठूस लो। दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं प्रोटीन से बनते हैं। दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं प्रोटीन से बनते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ एंजाइम जो होते हैं आरएनए के बनते हैं,
कुछ एंजाइम आरएनए के बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम बताऊंगा मैं। बाकी उनको छोड़कर दुनिया में मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। बताओ बच्चा, प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म? जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म। और अगर प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में और प्रोटीन ही मॉडिफाई हो जाता है एंजाइम में, तो बताओ बच्चा, डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम तो कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये भी प्रोटीन से ही बना होगा। इसका मतलब जिस प्रोटीन से डीएनए रेप्लिकेज बना होगा, जिस प्रोटीन से डीएनए रेप्लिकेज बना होगा, वो प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बना होगा, लेकिन वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करा के न्यूक्लियोप्लाज्म में भेजा गया होगा और वहां पर वो प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम बन के डीएनए रेप्लिकेशन को अंजाम दे रहा होगा। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ये जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन होता है यार, एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होता है यार। इस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो इसको बनाने वाले प्रोटीन वो खुद साइटोप्लाज्म में बने होंगे और फिर वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके न्यूक्लियोप्लाज्म में आके ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाया होगा और ट्रांसक्रिप्शन को करा के आरएनए बनाया होगा यार। ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं यार, ये भी प्रोटीन के बने हैं। मतलब प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आना जरूरी है यार। ऐसा का ऐसा, ये जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम है, ये भी तो प्रोटीन के ही बने होंगे। मतलब प्रोटीन से बना एंजाइम प्रोटीन बनाने में काम आ रहा है यार। तो ये वाले जो प्रोटीन को बनाने, प्रोटीन से बनने वाले एंजाइम हैं जो ट्रांसलेशन में काम आएंगे, वो खुद साइटोप्लाज्म में ही बने हैं और साइटोप्लाज्म में ही रह गए यार, क्योंकि ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में ही न चलता यार। बोलो यार, समझ में आया यार? अरे बोलो। मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं चाहता तो रटा सकता था, मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारा मन मस्तिष्क लगवा रहा हूं कि देखो कौन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा और कौन न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जाएगा। अरे बोलो ना यार, समझ में आया हो कि नहीं आया हो? तो यहाँ पे मैं इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या क्या चीज अंदर जाता दिखाऊंगा। प्रोटीन तो एटलीस्ट अंदर जाता दिखाई दूंगा, ठीक है, प्रोटीन तो एटलीस्ट अंदर जाता दिखाई दूंगा, क्योंकि वो प्रोटीन जो है इन एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में क्या प्रोटीन नहीं जाएंगे, वो प्रोटीन खुद मॉडिफाई हो जाएंगे एंजाइम के फॉर्म में। तो वो कौन से एंजाइम होंगे? वो रेप्लिकेज एंजाइम होंगे। डीएनए रेप्लिकेज होंगे, आप जानते हो, रेप्लिकेज एंजाइम होंगे। वो क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होंगे। वो कौन होंगे? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होंगे। देखो मेरे पास इस मीटिंग के लिए जो है ना, मेरे पास इस मीटिंग के लिए केवल 5 मिनट है। अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगला मीटिंग लेता हूँ और अगला मीटिंग में आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अगला मीटिंग में डायग्राम मैं 2 मिनट में फिर से बना लूंगा, लेकिन सारा लेबलिंग नहीं करूंगा। तो आप क्या करो, आप क्या करो, इस डायग्राम का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। आपको स्टार्टिंग से ले लो, स्टार्टिंग से। हाँ जल्दी लो। 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट। इसको लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो अभी इस पे हम और बातें करेंगे, ये आपके दिमाग में घुसाना है। चलिए चलिए चलिए, अब मिलते हैं नए मीटिंग में जल्दी से, और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे अभी नए मीटिंग में। सर आखिरी वाला बच गया। आखिरी वाला कोई है ही नहीं, ये आखिरी पेज, ये अरे 3 ही पेज था। यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं नए मीटिंग में।